भले ही वो दुश्मन ही क्यों ना हो। जी गुरुदेव, प्रणाम। कहकर काव्या वहां से अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि दादी उसका इंतजार कर रही हैं। उसके घर पहुंचते ही दादी गुस्सा होते हुए बोली, काव्या, तुमने वक्त देखा है? तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर खतरा है, और फिर भी तुम इतनी रात को वापस आ रही हो। काव्या दादी की इस बात पर उनके गले में हाथ डालकर उन्हें मनाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी दादी, आप तो यूं ही नाराज हो रही हैं। आज नागराज की कृपा से मुझे माँ बाबा की सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है ना। इस पर दादी चौंक कर बोली, ये तू क्या कह रही है काव्या? हाँ दादी, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, फिर भी तू अपना ध्यान रखना, और चल अब खाना खा ले। जी दादी। ये कहकर दादी उसके लिए खाना निकालने लगी और फिर काव्या खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चली गई। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन काव्या को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने बक्से में से अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम ले आई और इमोशनल होते हुए उनकी फोटो से बात करने लगी। मम्मी पापा, आज मैं कितनी परेशान हूँ ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आप दोनों का कातिल कौन है, और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं उससे आपके खून का बदला नहीं ले सकती। मैं उसे जान से नहीं मार सकती। बताइए मैं क्या करूँ। यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसे सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि किसी की शादी हो रही थी, और फिर उसने वहां एक आदमी को देखा जिसकी शक्ल रवीश से मिलती थी। इधर फेरे हो रहे थे और उधर उस आदमी को एक सांप ने काट लिया और वो आदमी वहीं मर गया। अचानक ही काव्या की नींद टूट गई और उसने घड़ी में देखा कि सुबह के 4 बज चुके थे। वो अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रही थी कि आखिर आज उसे ऐसा सपना कैसे आया और उसे ये याद कैसे है, क्योंकि उसे तो सपने कभी याद ही नहीं रहते थे। इस सपने के बाद काव्या सपने के राज को जानने के लिए नाग गुरु के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलकर नागिन रूप ले लेती है और रेंगते हुए मंदिर तक पहुंचती है। उसके बाद वो मानव नागिन रूप में अंदर चलते हुए जाती है। आओ काव्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, पहले तुम बोलो। गुरुजी, मैंने आज सुबह सुबह ही एक अजीब सा सपना देखा। क्या इसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना है? हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की ही सारी शक्तियाँ हैं, इसीलिए तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो रहा है। जी गुरुजी, वैसे आप मुझे क्या बताना चाहते थे? इतने में गुरुजी अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक रोशनी सी उनके हाथ में आ जाती है। मैं तुम्हें ये शक्तियाँ देना चाहता हूँ, ये तुम्हें तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद करेंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर तुमसे किसी बेगुनाह का खून हुआ तो ये सभी शक्तियाँ चली जाएंगी। और हाँ, रवीश से बदला लेने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है, तो अभी तुम अपनी पहचान उसके सामने मत लाना। जी गुरुजी। काव्या उन शक्तियों को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाती है। गुरुजी, मैं अपना बदला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उस रवीश को मार कर ही सांस लूंगी। इतना कहकर काव्या फिर अपने नागिन रूप में आकर रेंगते हुए रवीश के घर पहुंच गई, जहां रवीश हॉल में बैठकर अपनी चाय आने का वेट कर रहा होता है। तभी काव्या नागिन रूप लेकर किचन में चली जाती है और नौकरों की नजरों से बचकर रवीश की चाय में अपना जहर डाल देती है। रामू, मेरी चाय कहाँ है? रवीश की आवाज सुनकर उसका नौकर चाय लेकर पहुंचता है। जैसे ही वो रवीश के पास जाता है, उसके हाथ से चाय गिर जाती है। ये देखकर काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। अरे कोई बात नहीं, आप दूसरी चाय बना लो। थोड़ी देर में वहां एक बिल्ली आ जाती है और नीचे गिरी चाय को चाटने लगती है और देखते देखते वो मर जाती है। रवीश ये देखकर बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद रवीश नहाने को जाता है। इस बार तो तू बच गया, अब नहीं बचेगा। काव्या अपने नागिन रूप में रहकर बाथ टब के पास में रखे वायर को पानी में गिरा देती है, जिससे पूरे पानी में करंट आ जाता है। अब बस रवीश को पानी में आने की देर थी। तभी काव्या वहां से चली जाती है। रवीश टब में जाने ही वाला होता है कि बाहर से उसका नौकर आवाज देकर बुलाता है, सर जी, आपका फोन आया है। आया? अच्छा रामू, तुम जरा देखना पानी गर्म हुआ या नहीं, मैं बात कर लूं। इतना कहकर रवीश फोन लेकर बाथरूम से बाहर निकल गया और उसका नौकर अंदर चला गया और थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज आई। आ! रवीश भागते हुए बाथरूम में गया।
साहब वो देखो, टब में बिजली की तार गिरी हुई है। अगर आप वहाँ नहाने जाते तो भगवान जाने क्या होता। रवीश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है। परेशान होकर वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पहले से ही काव्या नागिन रूप में होती है। जैसे ही रवीश अपने बेड पर बैठता है, काव्या उसके पीछे से आकर उसको डसने जा रही थी, और जैसे ही काव्या ने डसने के लिए फन निकाला और आगे बढ़ी, काव्या को एक झटका सा लगा और इस बात से बेखबर रवीश कुछ सोचता हुआ रूम से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद काव्या अपने मानव नागिन रूप में आ जाती है। ये क्या हुआ? मैं रवीश को मार क्यों नहीं पाई? मुझे जल्द से जल्द नागगुरु से मिलना होगा। इतना कहकर काव्या फिर नागिन रूप में आकर रेंगते हुए नागगुरु के पास पहुंची। गुरुजी, मैं रवीश को मारने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन जब मैं उसे डसने लगी तो मुझे कोई झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे रवीश को मारने से रोक दिया हो। मेरे मना करने के बाद भी तुम रवीश को मारने गई? ये तो होना ही था, क्योंकि रवीश के ऊपर एक सुरक्षा कवच है जो उसे एक तांत्रिक ने दिया था। जब तक वो उसके पास रहेगा, कोई भी नाग उसके करीब नहीं जा सकता। गुरुजी, तो मैं उससे नागमणि का रहस्य कैसे जानूंगी और मेरा बदला कैसे पूरा होगा? रवीश के गले में तांत्रिक का दिया हुआ एक लॉकेट है। वो लॉकेट सिर्फ रवीश अपनी मर्जी से निकाल सकता है। तुम रवीश को सिर्फ तब मार पाओगी जब उसके गले में या उसके पास वो लॉकेट ना हो। ऐसा कब होगा? आप ही कुछ बताइए। तुम उसके बेटे राज से शादी कर लो, जिसके सहारे तुम रवीश के घर में जाकर रह पाओगी। और जब रवीश उस लॉकेट को उतारे, उस वक्त तुम उससे नागमणि के बारे में पूछना और अपना बदला भी ले लेना। जैसी आज्ञा गुरुजी, मैं अपने माता पिता के खूनी से बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगी। नागगुरु के कहे अनुसार काव्या राज से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। काव्या वहाँ से सीधा अपने घर जाती है। इतना लेट आने पर काव्या की दादी बहुत गुस्सा करने लगती हैं। तभी काव्या दादी को सच बताने का सोच लेती है और अपने नागिन रूप में आकर दादी को सब सच बता देती है। काव्या, तुम भी अपने माता पिता की तरह हो। जी दादी, और मुझे अब मेरे माता पिता के खूनी से बदला लेना है। वैसे दादी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। दादी राज और उसकी मॉम से मिलकर काव्या की शादी करा देती है। रवीश राज की शादी में नहीं आ पाता क्योंकि वो उस तांत्रिक के पास जा रहा होता है उसके साथ जो हो रहा था वो सब बताने के लिए। अगले दिन शादी के बाद काव्या अपने रूम से बाहर निकलकर रवीश की फोटो देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने पहले तुम्हारे अपने मरेंगे, तब तुम मरोगे, ताकि अपनों को खोने का जो दर्द मैंने सहा वो तुम भी सहो। रवीश अपनी कार से उतरकर जंगलों में जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर सामने एक गुफा दिखाई देती है। रवीश उसमें चला जाता है और अंदर गुफा में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा होता है। गुरुजी नमस्कार। कहो, आज यहाँ कैसे आना हुआ? गुरुजी, मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। बेवकूफ, तुझे कोई और नहीं, एक नागिन मारने आई है। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? हमने तो कई सालों पहले ही उस नाग और नागिन की कहानी खत्म कर दी थी। नहीं, उसकी एक बेटी थी जिसे 18 साल की होने के बाद उसके माँ और बाप की सभी शक्तियाँ मिल गई हैं और अब वो तुमसे बदला लेने आई है। ओह, तो ये नरगिस की बेटी है। जैसे माँ को मारा था, अब वैसे इसकी बेटी को भी मार दूंगा। नहीं, हमें इसे नहीं मारना, इससे ही तो हमारा अधूरा काम पूरा होगा। वो नागमणि जो पत्थर की हो गई थी, हम अब उसकी सभी शक्तियाँ दोबारा से जागृत करा सकेंगे और फिर हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हा 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 हा। आज भी याद है मुझे वो दिन, कैसे मैंने नरगिस और नागेश को मारकर उनसे नागमणि छीन ली थी और उन्हें गोली मारकर मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। लेकिन जब मैं उस नागमणि को आपके पास लाया और उसका इस्तेमाल करने का सोचा, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वो नागमणि पत्थर की बन गई और उसकी सभी शक्तियां नष्ट हो गईं। आज तक हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। चिंता मत करो, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इस बार नागमणि हमारी ही होगी, सिर्फ हमारी। लेकिन मुझे एक बात तो समझ ही नहीं आई कि क्या वो आपसे बदला नहीं लेगी? उस नरगिस की बेटी ही तो उसकी मौत का कारण बनेगी। हा 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 हा। तभी कालगुरु सामने आकर अपना चेहरा दिखा देते हैं। वो नहीं जानती, इन सभी साजिशों के पीछे मैं हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने नरगिस पर वार किया तो वो वार पलटकर मुझ पर ही आ गया। लेकिन मैंने बड़ी चालाकी के साथ उस जगह खुद की परछाई को खड़ा कर दिया और खुद वहां से दूर जाकर खड़ा हो गया। और जैसे मेरी परछाई का सर और धड़ अलग हुआ, मैं वहां से चला गया और उसके बाद तुमने वो किया जो मैं चाहता था। हम उस नागिन को कहाँ ढूंढेंगे?
उस नागिन ने तुझे ढूंढ लिया है। वो इस वक्त तेरे घर में है। वो कोई और नहीं, तेरी बहू बनकर आई है तुझसे बदला लेने। क्या गुरुजी, अब मैं क्या करूँगा? कैसे रोकूंगा उस नागिन को? वो सब मैंने कर दिया है, अब तू बस घर जाओ। नागिन जल्द ही हमारी कैद में होगी। उसके बाद रवीश घर के लिए निकल गया। इतने में दूसरी तरफ रवीश के घर का डोर ओपन करते हुए स्नेहा अपने बैग के साथ आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो मोरनी? ओह, तो तुम जानती हो मेरे बारे में। चलो अच्छा ही है, दुश्मनी अब बराबरी की हुई। तुम्हें पहली बार देखते ही जान गई थी मैं कि तुम एक मोरनी हो, लेकिन दुश्मन हो ये तुमने ही बता दिया। चलो निकलो यहाँ से। उसी वक्त स्नेहा अपने मोरनी रूप में आ जाती है। दूसरी तरफ काव्या भी नागिन रूप में आ जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। इसी हमले में पास रखा फ्लावर पॉट गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज सुनकर राज की माँ और राज दोनों अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। राज की माँ काम्या, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? ये सब क्या हो रहा है? राज और काम्या के आने से पहले ही मोरनी और काव्या अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और काम्या स्नेहा को अंदर लाते हुए कहती है, आओ बेटी, बहू, ये तुम्हारे ससुर के दोस्त की बेटी है स्नेहा। आज से ये यहीं रहेगी जब तक ये चाहे। और स्नेहा, ये मेरी बहू है, राज की पत्नी काव्या। मन ही मन में, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इस मोरनी को। काव्या स्नेहा को गुस्से वाली आंखों से घूरते हुए कि तभी स्नेहा अपना बैग अंदर लेकर आ जाती है। काव्या भी अपने रूम में जाने लगती है। मोरनी अपनी आंखों से लेजर निकालकर काव्या के पैरों पर मारती है। काव्या सीढ़ी से गिर जाती है और उसके सर और हाथ में चोट लग जाती है। तभी राज भागते हुए काव्या के पास आता है और काव्या को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है। ये सब देखकर मोरनी को बहुत गुस्सा आता है। नागिन की बच्ची, मैं भी देखती हूँ राज तुझे कैसे मिलता है। राज सिर्फ मेरा है। राज काव्या को ले जाकर बेड पर लेटा देता है। मैं ठीक हूँ राज, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। चुपचाप लेटी रहो। पता नहीं ध्यान कहाँ था तुम्हारा। देखो कितनी चोट लग गई है तुम्हें। मुझे दवाई लगाने दो। इतना कहकर राज काव्या की पट्टी कर देता है। मन ही मन में, मेरे जख्मों पर तो अब कोई मलहम असर नहीं करेगी। मैं यहाँ तुम्हारे बाप को मारने आई हूँ। जब तुम्हें ये मालूम होगा तो तुम भी अपने बाप का ही साथ दोगे। दूसरी तरफ रवीश भी घर आ जाता है। रवीश घर में आकर राज और काम्या को आवाज दे करके बुलाता है। राज, ओ राज, काव्या, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी नीचे आओ। रवीश की आवाज सुनकर काम्या और राज अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ डैड? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इतने में रवीश हंसते हुए कहता है, अरे भाई, कोई मुझे भी तो बहू से मिलवाओ। कहाँ है हमारी बहू? डैड, वो अपने कमरे में है। आइए मैं आपको काव्या से मिलवाता हूँ। तीनों मिलकर काव्या के रूम में जाते हैं। काव्या, इनसे मिलो, ये है मेरे डैड। काव्या रवीश से मिलती है। काव्या मन ही मन में, बहुत अच्छे से जानती हूँ इस इंसान को मैं। इसने ही मेरे माँ और बाप दोनों का खून किया है। आज अगर मेरे हाथ बंधे हुए ना होते तो मैं इसे आज ही मार देती। दूसरी तरफ रवीश मन ही मन में, तो ये है नरगिस की बेटी। चलो कोई नहीं, खुद ब खुद अपने ही जाल में फंस गई है। अब देखता हूँ यहाँ से कैसे बचकर जाती है तू। तभी रवीश सबके सामने पार्टी के बारे में बताता है। राज बेटा, मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक शानदार पार्टी करूँ। इसीलिए मैंने कल रिसेप्शन पार्टी रखी है। तो तुम दोनों अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो, ठीक है? और हाँ, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अपने कुल देवता के मंदिर जाएंगे। इतना कहकर रवीश और काम्या वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रवीश और काम्या अपनी कार में जाते हैं और राज काव्या को लेकर अपनी कार में। कुछ ही दूर जाने पर कुछ गुंडे उनको रोक देते हैं और कार को घेर लेते हैं। कुछ गुंडे काव्या पर हमला करने लगते हैं। इस हमले के दौरान काव्या को कुछ चोट भी लग जाती है। राज भी उन गुंडों से बराबर लड़ाई कर रहा होता है। ये सब क्या हो रहा है? राज के सामने तो मैं अपने नागिन रूप में भी नहीं आ सकती। कैसे रोकूं इन सबको? काव्या इतना ही कहती है कि अचानक वहाँ पर बहुत जोरों की आंधी आती है। आंधी की वजह से किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। राज को कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ होता है। गुंडे काव्या पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन आंधी आते ही वो लोग वहीं ठहर जाते हैं। कुछ न दिखने के कारण काव्या अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपने आप को ठीक भी कर लेती है। काव्या सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगती है। थोड़ी ही देर में आंधी खत्म हो जाती है। ये सब क्या था? कौन थे वो लोग जो हमें मारने आए थे?
काव्या अपने इंसानी रूप में आ जाती है। शायद चोर होंगे, पैसे के लालच में उन लोगों ने हम पर हमला किया होगा। तुम चलो, हम मंदिर चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। इतना कहकर राज और काव्या मंदिर के लिए निकल जाते हैं। काव्या जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखती है, अचानक से ही सभी घंटियां बजने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है? घंटियां अपने आप कैसे बजने लगी? जरूर किसी अद्भुत शक्ति ने हमारे मंदिर में प्रवेश किया है। इतने में राज और काव्या दोनों काम्या और रवीश के पास आ जाते हैं और पूजा करके वापस घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर काव्या ऊपर की तरफ जा रही होती है। इतने में स्नेहा अपने रूम से बाहर आ रही होती है। काव्या स्नेहा को उसके रूम में वापस ले जाती है और उससे पूछती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? क्या चाहती हो तुम? और अगर हमला करना ही था तो सामने से करती, पीठ पीछे क्यों किया? पागल हो क्या तुम? स्नेहा काव्या को धक्का देकर वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में काव्या भी स्नेहा का पीछा करते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा जंगल में पहुँच जाती है। काव्या स्नेहा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी नागिन रूप में आ जाती है। स्नेहा भी अपने मोरनी रूप में आ जाती है और देखते ही देखते दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। इधर से काव्या डसने की कोशिश करती है, उधर से मोरनी बार बार अपनी चोंच से काव्या पर हमला करने लगती है। काव्या धीरे धीरे मोरनी पर भारी पड़ने लगती है। इतने में मोरनी अपने इंसानी असली रूप में वापस आ जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम पर कोई हमला नहीं करवाया। मारना ही होगा तो मैं तुम्हें सामने से मारूंगी। स्नेहा के इतना कहते ही काव्या सोचने लग जाती है। तभी मौका पाकर स्नेहा भाग जाती है। काव्या अपने नागिन रूप में घर के अंदर खिड़की के रास्ते से आ जाती है। इतने में काव्या को ढूंढते हुए राज आ जाता है, लेकिन काव्या तब तक इंसानी रूप में आ जाती है। काव्या, मैंने आज तुम्हारे लिए सरप्राइज डिनर अरेंज किया है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम डिनर के लिए चलेंगे। थोड़ी ही देर में काव्या और राज डिनर के लिए निकल जाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कई लोग डांस कर रहे होते हैं। काव्या, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मना मत करना, दिल टूट जाएगा मेरा। हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं डांस। दोनों डांस करने लगते हैं कि कुछ ही देर में दोनों को रोकते हुए राज का एक दोस्त आता है। राज, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, कहाँ गायब थे भैया? अरे कहीं नहीं यार, इनसे मिलो, यह है मेरी वाइफ काव्या। इतने में शेखर का फोन बजता है और वो वहाँ से चला जाता है। राज और काव्या फिर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं कि तभी काव्या को एक अजीब सी आवाज कानों में सुनाई देने लगती है। वो एक बीन की आवाज होती है। उस आवाज की वजह से काव्या का नागिन रूप धीरे धीरे उस पर असर कर रहा था। न चाहते हुए भी काव्या नागिन के रूप में आने वाली होती है कि तभी, राज, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं तो कुछ नहीं, कैसी आवाज की बात कर रही हो तुम? राज, मैं अभी आई, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ, मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहीं वेट करो। काव्या राज से झूठ बोलकर उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लाती है। साथ ही साथ अभी भी वो आवाज उसे सुनाई दे रही होती है। ना चाहते हुए भी काव्या अपने नागिन रूप में आ जाती है और नागिन बनकर जमीन पर फन मारने लगती है। तभी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये कौन बजा रहा है बीन? मुझे जल्दी से जल्दी नाग गुरु के पास जाना होगा। इतना कहकर काव्या वहाँ से रेंगते हुए सीधा नाग गुरु के पास पहुँच जाती है और अपने दूसरे नागिन रूप में आ जाती है। गुरुजी, मेरी मदद करिए, ये आवाज मुझे पागल कर रही है। कौन सी आवाज? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काव्या की सांसें रुकने लगती हैं। काव्या हांफते हुए, ये बीन की आवाज जैसे मेरी सांसों को रोक रही है, कुछ करिए। नाग गुरु तुरंत पास में रखी हुई लाल गुलाल को उठाकर काव्या के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे काव्या को वो बीन की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। धन्यवाद गुरुजी। वैसे ये कौन सी आवाज थी? ये कोई मामूली बीन तो नहीं थी। इसकी आवाज मुझ पर इतना असर क्यों कर रही थी? ये किसी तांत्रिक का काम है। कोई तुम्हें अपने जान में फांसना चाहता है ताकि वो तुम्हारा राज दुनिया के सामने खोल दे। तुम्हें याद रखना होगा, तुम हर वक्त अपने दुश्मनों से घिरी रहती हो। हर एक कदम तुमको फूंक फूंक कर रखना होगा। ठीक है नाग गुरु, अब मुझे चलना चाहिए। काव्या वहाँ से फिर नागिन का रूप लेकर रेंगते हुए घर से बाहर निकल पड़ती है। घर आकर फिर इंसानी रूप लेकर घर के अंदर जाती है, जहाँ राज, रवीश और काम्या सभी काव्या का इंतजार कर रहे होते हैं। काव्या, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम रेस्टोरेंट से कहाँ गायब हो गई थी? तुम थी कहाँ अब तक? वो
मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं मेरी एक दोस्त जो डॉक्टर है उसके पास चली गई थी। अभी तुम ठीक हो? चलो तुम आराम करो, चलो। राज काव्या को अपने साथ रूम में ले जाता है, जहाँ राज ने रूम को बहुत अच्छे से सजाया होता है काव्या के लिए। ये सब क्या है? तुम्हें लाइट्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए ये सब तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल खास बनाना चाहता हूँ। आई लव यू काव्या। राज, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ तो शायद अच्छा लगे। हाँ तुम सो जाओ। राज और काव्या सो जाते हैं। रात के 3 बजे काव्या की आंख खुलती है और आंख खुलते ही काव्या देखती है राज के सीने पर एक काला नाग फन बनाकर बैठा होता है। ओह माय गॉड, क्या करूँ मैं अब? काव्या धीरे धीरे से उठकर खड़ी हो जाती है और एक झटके से उस सांप को पकड़कर जमीन पर फेंक देती है। इतने में राज भी उठ जाता है। क्या हुआ काव्या, तुम परेशान क्यों लग रही हो? इतने में राज उस नाग को खिड़की से बाहर जाते हुए देख लेता है और जैसे ही मुड़कर काव्या को देखता है, काव्या राज को गले लगा लेती है। मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं वो नाग तुम्हें। मुझे क्या, चलो कम से कम इसी बहाने तुमने मुझे गले तो लगा लिया। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। मैं ले आता हूँ पानी। नहीं, मैं खुद ले आऊंगी। काव्या नीचे किचन की तरफ जा ही रही होती है। जैसे ही काव्या नीचे उतर रही थी, वो देखती है कि मोरनी दबे पांव घर के बाहर चली जाती है। इतनी रात को बाहर कहाँ गई? जरूर अपने साथी से मिलने गई है, मुझे इसका पता लगाना होगा। काव्या भी धीरे धीरे मोरनी के पीछे जाने लगती है। तभी रूम से राज आवाज देकर काव्या को बुलाता है। काव्या, मेरे लिए भी लेते आना पानी। मैं कल देखती हूँ इस मोरनी को। इतना कहकर पानी लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ स्नेहा घर से बाहर निकलकर अपनी असली रूप मोरनी में आकर कालगुरु के पास जाती है। क्या करना है अब? इस नागिन ने तो नाक में दम कर रखा है, जल्दी ही इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना ये राज को मुझसे छीन लेगी। ये नागिन बहुत शातिर है, मुझे इसके लिए कुछ और सोचना होगा। आप सोचते रहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब देखो मैं इस नागिन का क्या हाल करती हूँ। इस बात का ध्यान रखना कि हमें इस नागिन को मारना नहीं है, सिर्फ इसे कमजोर करना है, ताकि वक्त आने पर ये नागिन हमें नागमणि तक पहुंचा दे। हाँ ठीक है, तुम्हें नागमणि चाहिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ राज चाहिए, और मैं उसे पाकर ही रहूंगी किसी भी हाल में। इसके बाद मोरनी घर चली जाती है। अगले दिन शाम को पार्टी में सभी लोग आ जाते हैं। पार्टी में बहुत सारा म्यूजिक होता है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं कि तभी काव्या और राज सीढ़ियों से नीचे उतरकर आते हैं। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। पार्टी में सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। रवीश और काम्या नीचे ही खड़े होते हैं। तभी रवीश काव्या को देखकर मन ही मन में कहता है, खुश हो ले, आज तेरी खुशी का आखिरी दिन है। आज के बाद तू सिर्फ सपेरे की टोकरी में बंद रहेगी। देख ले, जितनी चकाचौंध तुझे देखनी है देख ले। इतना कहकर रवीश काव्या और राज का स्वागत करता है। उसके बाद राज काव्या के साथ कपल डांस कर रहा होता है। मन ही मन में, राज, तुम्हारा प्यार मेरे मकसद को कमजोर कर रहा है, ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींची जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं यहाँ सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने आई हूँ, खुद को मजबूत बनाना होगा मुझे। क्या सोच रही हो काव्या? इतना कहते ही राज के ठीक पीछे से शेखर आ जाता है। हाय राज, हाय काव्या, कैसे हो तुम दोनों? यार जब भी मिलते हो तुम दोनों डांस ही करते रहते हो। तुम भी डांस कर लो। मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं है ना, क्या अपना डांस पार्टनर कुछ देर के लिए मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन काव्या से पूछ लो, क्या वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहती है? काव्या, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? इसी बहाने मैं आपको और आप मुझे जान लेंगे। राज काव्या को डांस करने का इशारा करता है। काव्या शेखर के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। राज अपने परिवार के लोगों से बात करने लगता है। इतने में शेखर और काव्या डांस कर रहे होते हैं, लेकिन काव्या अपनी नजर इधर से उधर घुमाकर देख रही होती है। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? किसी को भी नहीं। कहीं तुम उस नाग को तो नहीं ढूंढ रही जो तुमने कल रात को देखा था? तुम्हें कैसे पता कि कल रात मैंने एक नाग को देखा था? क्योंकि वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे नागगुरु ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम दुश्मनों के बीच में घिरी हुई हो। लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। दूसरी तरफ स्नेहा एक गिलास में कुछ मिला रही होती है। लो, हो गया काम तमाम। इस जहर से तू मरेगी तो नहीं,
लेकिन कुछ दिनों के लिए तेरी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। इतना कहकर स्नेहा हाथ में 2 गिलास लेकर काव्या की तरफ बढ़ती है और स्नेहा एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास काव्या को देती है और एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अपने पास रखती है। काव्या कोल्ड ड्रिंक पीने वाली ही होती है कि तभी अचानक से ही लाइट चली जाती है। एकदम से लाइट जाने पर शेखर अपने फोन का टॉर्च ऑन कर लेता है और राज के पास चला जाता है और तभी कोई काव्या के पीछे से आकर उसके मुंह को दबाकर उसे बाहर ले जाता है। उसी दौरान काव्या के हाथ से वो जहर वाला ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। लगता है काम करना शुरू कर दिया है जहर ने, अब आएगा मजा। राज, ये लाइट कैसे चली गई? तूने बिजली का बिल नहीं भरा था क्या? नहीं भरा, क्योंकि वो मेरे मामा के घर से आती है। मामा के घर से? वो कैसे? जब बिजली जाती है तब डैड कहते हैं कि काट दी बिजली साले ने। दोनों ये सुनकर बहुत हंसते हैं। दूसरी तरफ कोई काव्या को उसके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर ले जा रहे होते हैं। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दें तुम्हें? तुम्हें तो हम बॉस के पास ले जाएंगे और वो हमें माला माल कर देंगे। काव्या के मना करने पर वो लोग काव्या को अपनी कार में बिठाकर ले जाते हैं। मन में, चलो अच्छा है ये मुझे लेकर जा रहे हैं, कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है। वैसे भी मैं इन सब पर हमला नहीं कर सकती जब तक ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाए। दूसरी तरफ घर में, चल मजाक बहुत हो गया, लाइट का कुछ कर। दोनों बाहर निकलकर साइड में लगे हुए लाइट बोर्ड तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां कोई बेहोश है और उसके हाथ में कोई स्विच है। ये क्या? इसने ही निकाला है ये स्विच? लेकिन क्यों? शायद स्विच निकलने की वजह से इसे बिजली का झटका लग गया है, इसीलिए बेहोश है। राज स्विच को लगा देता है और लाइट आ जाती है। स्नेहा देखती है कि वहां काव्या नहीं होती। इतने में स्नेहा ऊपर देखती है काव्या के रूम में किसी को जाते हुए और फिर वहां सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और राज अपने आदमियों को बुलाकर उस आदमी को हॉस्पिटल भेज देता है। चलो अच्छा है, कम से कम रूम में मरेगी तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। दूसरी तरफ शेखर मन ही मन में कि इसने ऐसा क्यों किया, कहीं काव्या किसी खतरे में तो नहीं। इतने में राज और शेखर घर में वापस आ जाते हैं और काव्या को वहां ना देखकर, स्नेहा, ये काव्या कहाँ चली गई? वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना? उसके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, वो साफ करने गई है। तुम चलो मेरे साथ डांस करो, वो आ जाएगी। राज स्नेहा के साथ डांस करने लगता है। शेखर काव्या को न देखकर समझ जाता है कि काव्या किसी मुसीबत में है। वो तुरंत वहां से बाहर निकलकर नाग बन जाता है और काव्या को खोजने निकल पड़ता है। काफी दूर जाकर उसको काव्या की आवाज सुनाई देती है और वो देख लेता है कि कुछ लोग काव्या को कार में ले जा रहे हैं। शेखर तभी एक पेड़ को कार के सामने गिरा देता है ताकि कार आगे न जा सके और कार रुकते ही शेखर इंसानी रूप में सामने आ जाता है। छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं हो कि तुमने अपनी मौत को कैद किया है? अगर तुम अभी छोड़ दो तो हम चुपचाप चले जाएंगे। तू डराएगा मुझे? चलो इसे सबक सिखाते हैं दोस्तों। सभी गुंडे कार से उतरकर शेखर को मारने लगते हैं। शेखर उनसे लड़ाई करता है कि तभी सभी गुंडे एक साथ शेखर को मारने लगते हैं। तभी काव्या कार से निकलकर उन्हें रोकने जाती है। एक गुंडा काव्या को धक्का दे देता है और ये देखकर शेखर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने विशाल नाग रूप में आ जाता है। एक एक कर सभी गुंडों को मार देता है। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। शेखर गेट के अंदर आता है और काव्या अपने रूम से बाहर आती है। कहाँ थी तुम? इतना टाइम लगा दिया कपड़े साफ करने में। काव्या को ठीक देखकर स्नेहा और रवीश दोनों गुस्से में आ जाते हैं। ये कैसे बच गई? या इसने वो जहर पिया ही नहीं? ये जिंदा कैसे है? वो सब गुंडे बेकार निकले, किसी काम के नहीं थे वो लोग। इतने में रवीश अपना फोन निकालकर एक गुंडे को फोन करता है। तुम लोगों से एक काम नहीं हुआ? किस बात के पैसे लिए तुमने? बॉस, हमने उसको पकड़ लिया था। पता नहीं कहां से विशाल सांप आ गया और सभी को मार दिया और फिर इंसानी रूप लेकर लड़की को साथ ले गया। मन ही मन में, इसका मतलब एक नाग और है जो इस काव्या की हेल्प कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह ही रवीश और स्नेहा काल गुरु के पास जाते हैं। गुरुजी, कल मैंने उसे वो जहर भी दिया, लेकिन वो कैसे बच गई? कोई है जो उसकी रक्षा कर रहा है। कल मेरा भी आदमी बता रहा था कि उसने काव्या के साथ किसी नाग को देखा था। पहले ही इस नागिन ने कम परेशान किया हुआ था क्या, जो अब ये नाग भी पीछे पीछे आ गया? तुम लोग चिंता मत करो, अंत निकट ही है।
पहले हम इस नाग को मारेंगे, फिर नागिन की सब शक्तियां नष्ट कर देंगे, फिर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन ये सब होगा कैसे? काल गुरु अपनी पोटली से राख निकालते हैं। ये क्या है? यही है वो चीज जिसके आगे नाग और नागिन कमजोर हो जाते हैं। पहले हमें इस राख से एक चक्र बनाना होगा। इसमें हम उस नागिन को कैद करेंगे और उसके बाद उस नाग को बुलाएंगे और वो नागिन को बचाने जरूर आएगा और मारा जाएगा। लेकिन नाग के मरने के बाद काव्या की शक्ति कैसे नष्ट करेंगे? इस राख को नागिन पर डालते ही वो अपनी कैंचुली छोड़ देगी, तब तुम उसकी कैंचुली को उठा लेना। जब तक उसकी कैंचुली तुम्हारे पास रहेगी वो नागिन नहीं बन पाएगी। वाह, काल गुरु धन्य है, एक साथ दो काम। इस काम को तुम दोनों को अंजाम देना होगा। मुझे ऊपर सिद्धि के लिए तप करना है। अब आप सब हम पर छोड़ दो। उस नाग और नागिन की कहानी हम कल ही खत्म कर देंगे। मोरनी राज का रूप लेकर घूमने के बहाने काव्या को लेकर खंडर के अंदर जाती है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वेट करो। इतने में ही मोरनी काव्या को बातों ही बातों में उस जगह पर ले जाती है जहाँ राख से जमीन पर चक्र बना हुआ होता है, और जैसे ही काव्या आगे बढ़ने लगती है उसे जोरदार करंट लग जाता है। राज, ये सब क्या है? इतने में मोरनी अपने असली रूप में आ जाती है। ये सब तुम्हारी मौत की तैयारी है। इतने में मोरनी राख को काव्या पर फेंकती है और काव्या दर्द से चिल्लाने लगती है, और ये आवाज शेखर सुन लेता है और वो भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। शेखर नाग रूप में काव्या को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले शेखर कुछ कर पाता, मोरनी उस राख को बार बार फेंकने लगती है और देखते ही देखते शेखर मरने लगता है, और उसको कमजोर होते देखकर मोरनी अपने असली रूप में शेखर पर वार करने लगती है। काव्या उस चक्र में बंद रहती है, इसलिए वो शेखर को बचा नहीं पाती, और देखते ही देखते मोरनी शेखर को मार देती है। शेखर को मारने के बाद मोरनी काव्या को मारने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या भी बदले में लड़ाई करती है। काव्या अपने असली रूप में आकर मोरनी को डसने की कोशिश करती है, लेकिन मोरनी भी अपने असली रूप में आ जाती है और काव्या को चोंच में दबा लेती है। ये लड़ाई बहुत देर चलने के बाद काव्या घायल हो जाती है और लड़की बन जाती है। मोरनी भी लड़की बन जाती है। मोरनी काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ती है और चाकू से काव्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है तभी एक तेज तूफान आता है। मोरनी का हाथ पकड़े हुए एक लंबे बालों वाली कोई लड़की है, जिससे मोरनी खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अरे तुम यहाँ! मोरनी दर्द से चिल्लाने लगती है, और जब उसने साइड मुड़कर उस नई लड़की की ओर देखा तो वो डर गई और हाथ छुड़ाकर गायब हो गई। एक पतली लंबी लड़की जिसने सलवार और कोटी पहने हुई है, बाल खुले हुए, कानों में बड़े झुमके, माथे पर एक टीका, हाथों में प्लेन ब्रेसलेट और पैरों में जूती है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। उसकी आंखें नशीली हैं, ने आकर काव्या की मदद की है। अरे कोमल, तुम यहाँ कैसे? तुमको याद नहीं है क्या? काव्या, तुम जा रही हो। मेरी शिव से प्रार्थना है कि तुम मकसद में कामयाब होकर लौटो। जी गुरुदेव। तुम वहाँ क्या कर रही हो, मैं सब यहाँ बैठकर देखता रहूंगा, और अगर तुम कभी भी अकेले पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए शेखर और कोमल को भेज दूंगा। जी गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। हाँ कोमल, मुझे सब याद आ गया। तुम बहुत सही समय पर आई हो। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन हमें बहुत संभल कर चलना होगा। चलो अब चलते हैं। कोमल और काव्या दोनों घर चले जाते हैं। दोनों ही साधारण लड़की के जैसे कपड़े पहन लेते हैं। काम्या से, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, माफ करना बेटा, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। कोमल बोलने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या बीच में रोकते हुए, माँ जी, ये मेरी दोस्त है कोमल। मैंने पहले तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। माँ जी, वो ध्यान नहीं रहा होगा। काव्या, तो अपनी फ्रेंड के लिए किचन में जाकर कुछ बना लाओ। काव्या किचन में चली जाती है और कोमल सोफा पर ही बैठ जाती है। तभी रवीश ऊपर से उतर कर आता है। रवीश और कोमल एक दूसरे को देखते हैं और मन में, ये कौन आ गई? इतनी स्वीट, हॉट और कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाल और आंखें बहुत खूबसूरत हैं। रवीश ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहां स्नेहा आ जाती है और वो रवीश को कोमल को घूरते हुए देख लेती है। रवीश से,
क्या हुआ कि आप भी पागल हुए जा रहे हो? अरे आ गई तुम, काम हुआ? स्नेहा किचन की ओर इशारा करती है। काल गुरु ने तो बोला था कि ये खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तभी काम्या आ जाती है। स्नेहा आ गई तुम? कहाँ चली गई थी? वो कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। ठीक है, अब बैठो, काव्या नाश्ता लाती ही होगी। तभी काव्या सभी के लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है। राज नहीं आया अभी, जाओ काव्या उसको भी बुला लाओ। बुलाने की जरूरत नहीं है माँ, मैं खुद ही आ गया। सभी हंसने लगते हैं। राज की नजर कोमल पर पड़ती है, काव्या को इशारा करते हुए। ये कौन है? राज, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त कोमल। मैं इनसे कॉलेज के दिनों में तो नहीं मिला था। नहीं, ये मेरी कॉलेज की नहीं, स्कूल की फ्रेंड है। ओह नाइस। क्या नाम बताया? कोमल। मन में वैसे तो अपने नाम की तरह ही हॉट और कोमल है। कोमल से। हाय कोमल। अब सभी नाश्ता कर लेते हैं। राज और रवीश ऑफिस चले जाते हैं और काव्या कोमल को उसका रूम दिखा देती है। स्नेहा को कॉल करके, स्नेहा कालगुरु के पास जाओ और काव्या के बारे में और इस नई कोमल के बारे में जानकर आओ कि ये कौन है और कहाँ से आई है। ठीक है, मैं अभी मौका देखकर निकलूंगी। स्नेहा काम्या के पास आती है और बाहर जाने का बताती है। स्नेहा गाड़ी उठाकर बाहर चली जाती है, लेकिन कालगुरु के यहाँ पहुँचने से पहले ही स्नेहा की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी पेड़ से टकराकर खाई में जाने ही वाली होती है, लेकिन एक पत्थर की वजह से रुक जाती है। तभी कार से कोमल निकलकर बाहर आती है और कैसा लगा मिसेस स्नेहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुमने किया है ये सब? गाड़ी तुम्हारे हाथ में है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? गाड़ी खाई और जमीन के बीच में झूल रही है। प्लीज बचाओ! फोन निकालकर फोन करती है। फिर कोमल एक रस्सी की मदद से स्नेहा को बचा लेती है। थैंक्स। कहाँ जाना है तुम्हें? तुम मेरे साथ चल सकती हो। स्नेहा कुछ बता पाती, लेकिन उससे पहले ही रवीश पहुंच जाता है। क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कोमल ने मेरी बहुत मदद की। रवीश कोमल की ओर देखता है और बस देखता ही रह जाता है। तुमने सही समय पर पहुंचकर बहुत अच्छा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं। बहुत हो गई बातें, चलो आप कहीं घूमने चलते हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और फिर मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं। रवीश की निगाह सिर्फ कोमल पर ही है। मन में, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था स्नेहा को कालगुरु के पास भेजकर। कोमल कितनी अच्छी लड़की है और दिखने में भी कितनी अच्छी है। तीनों एक साथ घर आ जाते हैं और काम्या तीनों को एक साथ देखकर, क्या बात है, तीनों एक साथ कैसे? कुछ बात नहीं है, बस साथ साथ शॉपिंग की थी तो साथ ही घर आ गए। काम्या थोड़ा मन में चिढ़ जाती है। काव्या बेटा, चाय बना दो। काव्या तुम रहने दो, आज चाय मैं बना देता हूँ। और कोमल, चाय में शुगर कितनी लेती हैं आप? कोमल बता देती है, लेकिन काव्या, काम्या और स्नेहा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी राज भी घर आ जाता है और कोमल से बातें करने लगता है। सबकी गर्मा गर्म चाय आ रही है। रवीश कोमल को अपने हाथों से चाय देता है। मन में, क्या बात है डैड, कोमल के पीछे ही पड़े हुए हैं आजकल। राज, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ माँ, आज कुछ काम नहीं था और मैं आपको बताना भूल गया कि आज हमारे गुरुजी आने वाले हैं और वो कुछ दिन यहीं रुकेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो राज, तुम गुरुजी को कब लेने जा रहे हो? बस डैड, अभी निकल रहा हूँ। राज गुरुजी को लेने निकल जाता है और घर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा घर सजा दो, सुंदर कर दो। स्नेहा और काव्या पूरे घर को सजा देते हैं और पूजा घर की भी अच्छे से सफाई की जाती है और बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किए गए हैं। माँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस गुरुजी आते ही होंगे। तभी गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। लगता है राज गुरुजी को ले आए हैं, मैं उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। काम्या, रवीश और काव्या सभी गुरुजी को अंदर लाते हैं, लेकिन जैसे ही स्नेहा की नजर गुरुजी पर पड़ती है, स्नेहा आश्चर्य में बहुत तेज बोल पड़ती है। आप यहाँ भी? स्नेहा के तेज बोलने पर सभी स्नेहा की ओर देखने लगते हैं। क्या तुम गुरुजी को पहले से जानती हो? क्या तुमने गुरुजी को पहले कहीं देखा है? हमें कौन नहीं जानता, हम तो अंतर्यामी हैं। देखा होगा बेटी ने कहीं। इतने में स्नेहा भी समझ जाती है। हाँ हाँ, गुरुजी सही कह रहे हैं। देवता तुल्य इंसान को आंखों से देखना कहाँ जरूरी है, शायद मन की आंखों से देखा होगा।
कोमल और काव्या भी गुरुजी के चरण स्पर्श करने आते हैं, लेकिन जैसे ही कोमल और काव्या गुरुजी का चेहरा देखते हैं तो उन्हें एक लंबे बिखरे बालों, काले कपड़े, गले में बहुत सारी मालाएं पहने एक तांत्रिक नजर आता है। ये राजेश तांत्रिक को क्यों लाए हैं? ये तांत्रिक यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आइए गुरुजी, अंदर आइए। गुरुजी अंदर आ जाते हैं। उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है और बहुत प्रेम से उन्हें भोजन कराया जाता है। गुरुजी, आप अब कुछ समय आराम कर लीजिए। राज गुरुजी को उनके कमरे तक छोड़ आता है। काम्या रवीश को कोमल से बात करते हुए देख लेती है। कोमल, तुम अपने रूम में जाओ। क्यों तुम इतना पागल हुए जा रहे हो? मैंने क्या कर दिया? तुम कोमल के पीछे इतना क्यों पड़े हो? तुमको कोई गलतफहमी हुई है। वो घर पर मेहमान बनकर आई है, बस इसीलिए। उसका इतना ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तभी स्नेहा आती है। अंकल, आप सोई नहीं अभी? सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह काव्या टेबल साफ करके सभी के लिए नाश्ता लगाती है। पहली थाली गुरुजी को दी जाती है। बुरा सा मुंह बनाते हुए, किसने बनाया है ये? क्या हुआ गुरुजी? इतना नमक है इसमें, गलती से हो गया होगा। मैं अभी कुछ और बनवा देता हूँ गुरुजी। ये जानबूझकर किया गया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। काव्या, क्यों किया तुमने ये? राज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो नॉर्मल ही डाला था। ये कैसे तेज हुआ पता नहीं। एक काम ढंग से नहीं होता तुम पर। रुको राज, तुम सुबह सुबह अपना मूड मत खराब करो। मैं जल्दी से कुछ और बना लाती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। किचन में जाकर स्नेहा नाश्ता बनाने लगती है। क्या बात है स्नेहा मैडम, आज तो सुबह सुबह ही मनोरंजन करा दिया। और वो भी बहुत सफाई से। लेकिन किया कैसे तुमने ये? ये काव्या और राज कुछ ज्यादा ही गुरुजी की सेवा में लगे हैं। इनका कुछ तो करना ही होगा। काव्या बेटा, जल्दी से नाश्ता बना दो। राज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी माँ जी, बस कर रही हूँ। काव्या, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है। अभी आ रही हूँ। ये सही मौका है, काव्या किचन में नहीं है। स्नेहा किचन में जाती है और खाने में नमक डालकर वापस आ जाती है। अरे वाह स्नेहा, क्या दिमाग लगाया है। जैसे ही रवीश पीछे मुड़ता है, वो कोमल को खड़े हुए देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोमल बिना कुछ बोले ही वापस चली जाती है। अगर कोमल ने सुन लिया होगा तो क्या होगा? तुम ज्यादा परेशान मत होया करो। सुन भी लिया होगा तो कुछ नहीं होगा। बोल देंगे कि झूठ बोल रही है। और वैसे भी काम्या तो उससे कितना चिढ़ चुकी है, उसकी बात कोई नहीं मानेगा। रवीश और स्नेहा नाश्ता लेकर बाहर जाते हैं और राज और रवीश नाश्ता करके ऑफिस जाने लगते हैं। राज और रवीश, तुम दोनों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर के सभी कष्ट मैं दूर करके जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। गुरुजी, वैसे भी सदा से आपका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, तो हमें कोई कष्ट नहीं है। मैं कुछ देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहे हो गुरुजी? मैं तुम सबको भी दिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? 4-5 दिनों तक पूजा करानी होगी। ठीक है गुरुजी, हम ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। राज और रवीश ऑफिस चले जाते हैं। काम्या पौधों को पानी दे रही होती है। आंटी जी, मैं कुछ मदद करूं? नहीं बेटा। आंटी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, बस आज गुरुजी का अनादर हो गया, उसी से दुखी हूँ। आंटी, बुरा मत मानना, काव्या तो है ही ऐसी, और साथ में उस आधे कपड़े पहनने वाली कोमल गोवर ले आई है। तभी स्नेहा के फोन पर राज का फोन बजता है। मेरा एक फ्रेंड विनीत आ रहा है, क्या तुम उसे घर पर लेकर आ सकती हो? हाँ बिल्कुल। विनीत को लेने स्नेहा चली जाती है। दूसरी तरफ काव्या, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो जानती हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आज राज। और रोने लगती है। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो। शाम को सभी आ जाते हैं और पूजा शुरू होती है। गुरुजी पूजा कर रहे हैं और आंख बंद करके बता रहे हैं। काम्या, तुम्हारे बच्चों पर कोई खतरा मंडरा रहा है। विनीत ऊपर देखता है। मुझे तो आपके ऊपर खतरा नहीं दिख रहा आंटी जी। आपके ऊपर तो मुझे एक प्यारी सी हॉट सी लड़की दिखाई दे रही है। सभी हंसते हैं। कोमल मुस्कुरा जाती है। कौन है ये दुष्ट बालक जो हमारी बातों का मखौल बना रहा है? माफ कीजिए गुरुजी, ये राज का दोस्त है, अभी पढ़ाई करके शहर से आया है, थोड़ा नटखट है। काम्या, तुम्हारे घर में मुझे शक्तियों का वास दिख रहा है, जो तुम्हारे लिए अनर्थ भी हो सकता है। कोई उपाय बताइए गुरुजी। कल जब पूजा पर बैठूंगा तब बताऊंगा। पूजा खत्म हो जाती है
और सभी डिनर करते हैं। मेरा आज कोई मूवी देखने का मन है। अरे तुम्हारा ही तो घर है, जो मर्जी चलाओ। कोमल टीवी ऑन करके चैनल चेंज करने लगती है। गुरुजी कोमल से उसके बारे में जानने लगते हैं। छोड़िए गुरुजी, कोमल हमारी मेहमान है और उसको कोई मूवी देखनी है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोमल मूवी देखने लगती है। तभी मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मैं अपनी पेन ड्राइव लेकर आती हूँ। कोमल पेन ड्राइव लेने चली जाती है। हाँ ले आओ पेन ड्राइव, आपकी पसंद की कोई आपके जैसी मूवी देखने को मिलेगी। तब तक सभी विनीत से हंसी मजाक करते हैं, लेकिन काव्या चुप रहती है। काव्या तुम कुछ बोल नहीं रही हो। काव्या चुप रहती है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या सुबह तुम्हारी गलती नहीं थी? इससे पहले कि काव्या कुछ जवाब दे पाती, कोमल पेन ड्राइव लेकर आ गई। चलो चलाओ कोमल तुम मूवी, हम भी तो देखे तुम्हारी पसंद। हाँ बस अभी चलाती हूँ। सभी बहुत आराम से बैठ गए और कोमल की पसंद की मूवी देखने के लिए उत्सुक हैं। पता नहीं क्या हुआ इस पेन ड्राइव को भी, चल क्यों नहीं रही है। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ। इसमें इंजीनियर की जरूरत नहीं है। विनीत पेन ड्राइव चेक करता है और वो चल जाती है। कोमल पेन ड्राइव में फाइल ढूंढकर चला देती है। बंद करो, ये क्या चलाया है तुमने? इतना कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी। स्नेहा जाकर टीवी बंद कराती है। डैड आप भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि डैड भी काव्या को परेशान करने के लिए स्नेहा का साथ देंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? काव्या रोकर कमरे में चली जाती है। आप सभी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। राज और रवीश ऑफिस चले जाते हैं। तुम मेरे लिए यहाँ घर के बाहर बगीचे में गद्दी लगवा दो, तब तक मैं यहाँ सिद्धि करता रहूंगा। काम्या गुरुजी के लिए सारा इंतजाम बाहर ही करा देती है। राज अपने दोस्त विनीत को कॉल करता है। विनीत मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो भाई। तुम तो जानते ही हो कि कल सबके सामने मैंने काव्या को बिना गलती के डांट दिया था। मैं उसे मनाना चाहता हूँ। तो क्या प्लान किया है तुमने? राज विनीत को सारी प्लानिंग बता देता है। हाँ सही है, हम ऐसा ही करेंगे और इसमें कोमल भी हमारी मदद करेगी। स्नेहा और रवीश सॉरी कार्ड बनाते हैं और काम्या को सॉरी बोलते हैं। सॉरी। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? काव्या का क्या, जिसे तुम्हारे कारण इतना दुख पहुंचा है। पहले आप तो माफ कर दो आंटी जी, हम काव्या से भी बात कर लेंगे। काम्या दोनों को भेज देती है। मैं काव्या से माफी नहीं मांगूंगी। दिल से थोड़ी ही मांगनी है, सिर्फ ड्रामा करना है। स्नेहा रवीश की बात मानकर काव्या के पास चली जाती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। काव्या के कुछ बोलने से पहले ही कोमल आ जाती है। काव्या तैयार हो जाओ, हमें बाहर घूमने चलना है। नहीं मेरा मन नहीं है। लेकिन तुम्हें चलना ही होगा, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कोमल नीचे आकर खड़ी हो जाती है और काव्या भी पिंक कलर की साड़ी पहने, बाल खुले हुए अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। वाओ ब्यूटीफुल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। काव्या मुस्कुरा देती है। चलो अब चलें, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं तुम खुद चलकर ही देख लेना। ठीक है। कोमल गाड़ी चलाती है और काव्या साइड में बैठ जाती है। ये स्नेहा क्यों आई थी तुम्हारे पास? बस ज्यादा कुछ नहीं, वही ड्रामा की मुझे माफ कर दो। अच्छा क्या हो जाएगा वैसे इस सब से? चलो छोड़ो, हम उनके बारे में ज्यादा बात करके अपना मूड खराब नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो जानती हो, एक तो वो तांत्रिक भी घर में ही है और रवीश और स्नेहा भी घर में ही है। हाँ ये मिलकर कुछ तो गड़बड़ कर सकते हैं। इसमें क्या राज है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। कोमल और काव्या बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काव्या की नजर आसमान में उड़ते एक गुब्बारे पर जाती है। मुझे गुब्बारे बहुत पसंद है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ बहुत सुंदर। कोमल देखो और गुब्बारे आ गए और इन पर किसी ने काव्या भी लिखा है। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जिसके लिए ये लिखा गया है। दुखी क्यों हो रही हो? क्या तुमने अभी तक राज को माफ नहीं किया? काव्या चुप रहती है और अब एक साथ लाल रंग के दिल की आकृति वाले बहुत सारे गुब्बारे, जिन पर आई लव यू काव्या लिखा है, आकर गाड़ी के ही ऊपर उड़ने लगे। ये देखकर कोमल गाड़ी की स्पीड कम कर देती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्या तुम गाड़ी साइड में रोकोगी? हाँ जरूर, वैसे भी हम यहाँ घूमने आए हैं। कोमल गाड़ी साइड में रोक देती है। काव्या गाड़ी से बाहर निकलकर एक गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता है और उसमें से गुलाब और कमल के सुंदर फूल काव्या के ऊपर गिरने लगते हैं। काव्या ऊपर देखते हुए
गोल गोल घूमने लगती है और खुशी में झूम रही है। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? कोमल दूर गाड़ी के पास खड़ी होकर मुस्कुराती है। कितना अच्छा लग रहा है आज काव्या को इतना खुश देखकर। तभी काव्या के पास एक पिंक कलर का बड़ा सा गुब्बारा आता है और काव्या उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गुब्बारा वापस पीछे की ओर जाने लगता है और काव्या भी उसके पीछे जाने लगती है। गुब्बारा तेजी से आगे बढ़ता है। काव्या भी हंसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जब काव्या गुब्बारे को पकड़ते हुए दौड़ती है तो काव्या का पैर फूलों के ढेर पर लगता है और उसका ध्यान सड़क की तरफ जाता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। वहाँ सुंदर सुंदर गुलदस्ते और गुलाब के फूलों से जमीन पर दिल बना हुआ है। एक काव्या से भी बड़ा टेडी बियर है जिसके हाथ में एक गुलाब का फूल और एक कार्ड है। दिल के बराबर में कलर और दीप की मदद से सॉरी लिखा है और साथ में गुब्बारों की सहायता से काव्या का नाम लिखा है और एक बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा है। इतना सब देखकर काव्या सब भूल चुकी है और खुशी से सभी चीजों को देख रही है। यहाँ मेरा नाम लेकर सॉरी भी लिखा है। कहीं ये राज ने तो नहीं? हाँ, जरूर ये राज ने ही किया होगा और वो यहीं कहीं छिपे होंगे। काव्या दौड़कर जाती है और टेडी बियर को गले लगाती है और टेडी बियर के हाथ से कार्ड नीचे गिर जाता है जिसमें लिखा होता है। काव्या कार्ड पढ़ती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मुझे प्यार भी करती हो। मुझे बिना जाने बिना सोचे समझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस बात का दुख है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारा राज। कार्ड पढ़कर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस टेडी बियर को गले लगा लेती है जहाँ उसे गुलाब का फूल मिलता है और राज आ जाता है। काव्या, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? काव्या अब राज के भी गले लग जाती है। कोमल और विनीत दूर खड़े होकर चेहरे पर मुस्कान लिए ये देख रहे होते हैं। अब पार्टी शुरू की जाए। हाँ, करते हैं। राज और विनीत ने एक टेबल चेयर और खाने की व्यवस्था भी की हुई थी। सभी मिलकर खाना खाते हैं। कोमल, वैसे तुम बहुत रोमांटिक हो यार। हाँ, आइडिया अच्छा था और देखो काम भी कर गया। अच्छा, तो इसलिए कोमल मुझे यहाँ लेकर आई। अब समझ में आया मुझे। सभी खुश हैं और हंसते हुए घर आ जाते हैं। गुरुजी पूजा का प्रबंध करते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। राज सभी पूजा में आ चुके हैं, लेकिन काव्या अभी तक नहीं आई है। मैं बुलाकर लाता हूँ माँ। लेकिन तभी काव्या आते हुए दिख जाती है। लो, आ गई। गुरुजी ने शिवलिंग को बेल पत्रों से सजाया और हवन का आयोजन किया, लेकिन काव्या को एक बड़ा झटका लगा और वो रुक गई। आओ काव्या, बैठो। लेकिन काव्या आगे नहीं बढ़ पाती है। क्या हुआ काव्या, आगे आओ। लेकिन काव्या की आंखों में बेलपत्रों की तस्वीर घूम रही है और वो उसको अपने नागिन रूप में आने के लिए मजबूर कर रही है। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर। सही है, अब जरूर कोई राज खुलेगा। क्या हुआ काव्या, आगे आओ। हवन की आग के कारण घर में धुआं हो गया है। मैं खिड़की खोल देता हूँ। विनीत उठकर जैसे ही खिड़की खोलता है, एक तेज आंधी आ रही होती है और घर में बहुत तेज हवा आती है। विनीत वापस दौड़ कर जाता है और खिड़की बंद कर देता है। जब हवा कुछ शांत होती है तो काव्या पूजा पर बैठी होती है और बेलपत्र भी हवा के साथ उड़ गए हैं। अच्छा, तो असली रूप सामने आने ही लगा। क्या हुआ गुरुदेव? गुरुजी, आप तो जानते ही हो कि काव्या ने कुछ नहीं किया। गुरुजी काव्या को नागिन मानव रूप में देख पा रहे हैं, जबकि पूरा परिवार काव्या को एक सामान्य स्त्री के रूप में ही देख रहा है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। अरे कुछ नहीं, छोड़ो। मैं तो ये कह रहा था कि काव्या बहुत अच्छी है। इस बात में कोई शक भी नहीं है। हमारी भाभी हैं ही बहुत अच्छी और उनकी दोस्त कोमल के बारे में तो शब्द ही कम रह जाती हैं। कंट्रोल यार, कंट्रोल। सबके सामने ही शुरू हो गया तू तो। सभी हंसने लगते हैं, विनीत को बीच में रोकते हुए। बहुत दुष्ट हो तुम विनीत, हमेशा सारे काम बिगाड़ते हो। वो गुरुजी, मैं तो बस। अब चुप होकर बैठो। अब मुझे शांति से पूजा करने दो।
रवीश और काम्या, तुम्हारे घर में मुझे किसी नाग या नागिन का साया दिख रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं गुरुजी, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें विश्वास करना ही होगा। असंभव है। गुरुजी के ज्यादा कहने पर सभी ने मान लिया। गुरुजी, आप और अधिक चिन्ह बताइए कि घर में नागिन का साया है। मैं आज से 3 दिन बाद उस नागिन को पकड़कर तुम्हें दिखा दूंगा। आज की पूजा खत्म होती है। पूजा के बाद कोमल काव्या के कमरे में आती है। ये पक्का तांत्रिक ही है, इसका कुछ तो करना ही होगा। लेकिन राज तो समझता है कि ये उसका गुरु है। हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं। अगर तीसरे दिन उस तांत्रिक ने कुछ किया तो क्या होगा? तुम अभी घबराओ मत, जल्द ही इसका कोई उपाय ढूंढते हैं। अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। सभी सो जाते हैं और अगली सुबह रवीश गेट खोलता है और स्नेहा की मम्मी कामिनी और पापा सुधीर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ आकर सही किया। ऑफिस के काम से यहाँ पास में ही आना हुआ था, तो सोचा कि स्नेहा और तुम सबसे ही मिलते चलें। आपका घर है, आप आते रहा करो। भाभी जी, स्नेहा कहीं नहीं दिख रही है। यहीं होगी, अभी बुलाती हूँ। स्नेहा, यहाँ आओ बेटा, देखो कौन आया है। स्नेहा आती है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाती और चुप रहती है। क्या हुआ स्नेहा, तुम दूर क्यों हो? हाँ, चुप क्यों हो? क्या हुआ बच्चे, बोलो। स्नेहा रवीश की ओर देखती है तो रवीश समझ जाता है कि स्नेहा इन लोगों को पहचान नहीं पा रही है। बेटा स्नेहा, तुम मम्मी पापा से किसी बात को लेकर गुस्सा हो क्या? तुम इनसे दूर क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो बेटा। स्नेहा समझ जाती है और मम्मी पापा के पास जाती है। पापा, आप अचानक से आए तो मैं इसलिए खुशी में कुछ बोल नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। अच्छा मम्मी, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। बेटा, घर तो तुमने कभी कुछ बनाया नहीं, यहाँ खाना बनाने लगी। स्नेहा बहुत घबराने लगी कि कहीं उसके नकली स्नेहा होने का राज खुल ना जाए। हमने स्नेहा को सब सिखा दिया। स्नेहा, तुम अब किचन में जाओ। तभी काव्या और कोमल नीचे उतरकर आते हैं और सुधीर और कामिनी से बातें करते हैं। वैसे बहू बहुत सुंदर लाई हो। हाँ, और अच्छी भी बहुत है। रवीश किचन में जाता है। क्या हुआ स्नेहा, क्यों इतना घबरा रही हो? देखो तुम्हें पसीने भी कितने आ रहे हैं। मैं यहाँ नकली स्नेहा बन सकती हूँ, लेकिन उसके मम्मी पापा तो पहचान लेंगे ना। हाँ, कुछ सोचते हैं। तभी रवीश सोच में पड़ जाता है। रवीश स्नेहा को स्टेशन लेने जा रहा होता है। तभी रास्ते में गाड़ी के सामने मोरनी मानव रूप में खड़ी हो जाती है। तुम मेरी गाड़ी के सामने मरना क्यों चाहती हो? मुझे काल गुरु ने काव्या की शक्तियाँ नष्ट करने भेजा है। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? मोरनी स्नेहा के रूप में आ जाती है और फिर वापस मोरनी रूप में आ जाती है। मैं स्नेहा बनकर तुम्हारे घर में रहूंगी। अच्छा आइडिया है, हम स्नेहा को मेरे गेस्ट हाउस में कैद कर देंगे। रवीश स्नेहा को गाड़ी में ले आता है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसे गेस्ट हाउस में कैद कर दिया जाता है। स्नेहा बाहर आकर अपने मम्मी पापा के साथ बात करने लगती है। स्नेहा इतनी क्यों बदल गई है? अजीब सा व्यवहार कर रही है। तभी काव्या और स्नेहा का सामना होता है। बहुत जल्दी तेरा सच सबके सामने आ ही जाएगा। स्नेहा मोरनी उठकर छत पर जाती है। वहाँ कोमल पहले से ही बैठी है। स्नेहा के मम्मी पापा को भी धोखा दे ही दिया। क्यों, तुम बिना धोखे के यहाँ रह रही हो? कोमल गुस्से में आकर स्नेहा को मारने लगती है और जीभ बाहर निकालकर आग फेंकती है। स्नेहा भी अपने मोरनी रूप में आ जाती है और पलटकर वार करती है। कोमल नागिन बनने लगती है, लेकिन तभी विनीत की आवाज आती है और दोनों वापस मानव रूप में आ जाते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ छिपे हो? जल्दी चलो, घूमने चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता, राज का ही सरप्राइज है। राज, विनीत, कोमल और काव्या चल देते हैं और राज के कहने पर स्नेहा भी तैयार हो जाती है। घूमने वाली जगह पर पहुंचकर राज गाड़ी रोक देता है। तभी स्नेहा चौंक कर, यहाँ क्यों आए हो? भाई क्यों, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है क्या? नहीं, सब ठीक है। ये हमारा गेस्ट हाउस है, हम यहाँ कभी कभी आते हैं। अब बाहर से ही तारीफ करोगे या अंदर भी लेकर चलोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। सॉरी भाई, भूल गया था मैं कि विनीत एकदम भुक्कड़ है और गेस्ट हाउस में भी खाने का प्रबंध देख रहा है। सभी हंसने लगते हैं। सभी गेस्ट हाउस में जाते हैं। वहाँ बाहर बहुत धूल दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत धूल और गंदगी है। तो चिंता की क्या बात है, इसको साफ कर देते हैं।
मैं तो खाने का सोच रहा था, लेकिन अब सफाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे धूल से इन्फेक्शन है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इस वजह से इतना गंदा है, लेकिन हम इसे जल्दी ही साफ कर सकते हैं। कहीं ये सफाई करने लगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हे भगवान, बचा लो। तभी कोमल पीछे से स्नेहा को बुलाती है। कहाँ खोई हो मैडम? वो कुछ नहीं, बस कुछ चीजें देखकर घर की याद आ गई थी। इट्स ओके डियर, तुम एक जगह आराम से बैठ जाओ। चलो ठीक है, अगर स्नेहा का मन नहीं है तो हम यूं ही घूम लेते हैं। अच्छा जी, बहुत सही। मतलब मैं खाने की जगह धूल खाऊं और आप आराम करोगे? तू मेरे साथ चल। राज, अपना गेस्ट हाउस घुमाओ ना। देखिए ये आपका ही है, जहां मर्जी आप खुद ही घूम सकते हो। कोमल एक बड़े से हॉल का दरवाजा खोल देती है। वाओ, यहाँ इंडोर गेम्स भी हैं। हम एक काम करते हैं, मैं और विनीत दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तुम दोनों तब तक यहीं बैठकर बातें करो। हमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करना है। सारा काम करके हम आपको जल्दी ही बुलाते हैं। विनीत और राज एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां बाहर की ओर से एक बालकनी है और अच्छा व्यू आ रहा है। इसमें तुम लोगों की कोई चाल है, मैं अच्छे से समझती हूँ। वैसे भी तुम कब तक बचोगी? बेकार में मत उलझो, वरना जिंदा नहीं बच पाओगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे चुनौती दोगी? तुम्हें अभी बताती हूँ। स्नेहा आंखें बंद करके हाथ में कोई शक्ति लेकर काव्या और कोमल के ऊपर फेंकती है। बदले में कोमल भी गुस्से से आंखें लाल करके अपनी लंबी जीभ बाहर निकालती है और स्नेहा की शक्तियों को रोकती है। काव्या को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और काव्या नागिन रूप में आकर बहुत गुस्से से चिल्लाते हुए हाथ पीछे करके मुंह आगे करके मुंह से आग के साथ साथ शक्तियां फेंकने लगती है, जिससे स्नेहा झुलसने लगती है और पूरे हॉल में भागने लगती है, जिसके शोर से विनीत और राज भी दौड़कर आने लगते हैं। काव्या उन दोनों को देखकर ये सब रोक देती है। अचानक से इतना शोर क्यों आया? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे यार, आप क्या कर रहे थे ऐसा कि तुम्हारा शोर सुनकर हम दोनों को काम बीच में ही छोड़कर आना पड़ा? हम फुटबॉल खेल रहे थे। ओह, हमारे बिना फुटबॉल, और हमको काम पर लगा दिया। इस मामले में लड़कियां बहुत तेज होती हैं और हम लड़के ठहरे बेचारे बुद्धू जो तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं। ताथैया ताता थैया। हाँ हाँ भाई, अब चल भी ले काम पर वापस। इन तीनों को भी ले चलते हैं, वरना दोबारा खेलेंगी तो भूकंप आ जाएगा। विनीत की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कहाँ है आपका सरप्राइज? पहले आप अंदर तो आइए। काव्या के